नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 20 अगस्त 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले ना हेलन केलर का एक कोट है, द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है? सरल शब्दों में दूसरों के विचारों, दूसरों के लाइफस्टाइल्स, दूसरों के बैकग्राउंड को स्वीकार करना, चाहे देखो वो आपसे ना कितने भी अलग क्यों ना हो। लेकिन देखो कई बार ना ये आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से डरता है, बट एजुकेशन हमारा ये जो डर है ना वो खत्म कर देती है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए देखो आप एक ना गांव से हैं जहां सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं, फिर आप कॉलेज में जाते हैं और वहां पर आपको पता चलता है कि दुनिया में कितने सारे धर्म हैं। पहले तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर धीरे धीरे आप समझते हैं कि हर धर्म का अपना एक संदेश है। और देखो ये एजुकेशन का कमाल है, एजुकेशन से आपको चीजें समझ में आती हैं ब्रॉडर लेवल पे। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान से टॉलरेंस आ सकता है? यह भी सच है? नहीं। टॉलरेंस सीखने के लिए ना हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, जैसे कि दूसरे रिलीजन्स, दूसरी आइडेंटिटी के लोगों से ज्यादा मिलना, उनकी बात सुनना, ये सब चीजें देखो प्रैक्टिकल एजुकेशन है। बात सिर्फ यहां पे धर्म की नहीं है, हर आइडेंटिटी की है। कई बार एथनिसिटी को लेके मिथ होते हैं, डर होते हैं, कई बार अलग अलग कास्ट के लोगों के साथ में मिथ अटैच होते हैं। तो हम प्रैक्टिकली उनसे मिलेंगे, उनकी बात समझेंगे तो हमें लगेगा यार सब सेम ही तो है। ये प्रैक्टिकल एजुकेशन है। डिस्कशन की अगर बात करें, आज 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का, बैम्बू से संबंधित। दूसरे नंबर पे देखो इंडियन एक्सप्रेस का मैंने यह आर्टिकल पढ़ा था, उसमें से कुछ पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे। वो पॉइंट्स रेप से संबंधित हैं, एक्सट्रैक्ट करके मैं आपको बता दूंगा ताकि आप उनको आंसर्स में यूज कर सको। तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का, ये बीच वाला बड़े वाला, सोनिया गांधी ने ये आर्टिकल लिखा है, खादी और तिरंगे से संबंधित है। फिर लास्ट में आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश में इंडिया की कैपिटल को प्रोटेक्ट करने से संबंधित। इकोनॉमी का ये आर्टिकल है, आईआर का कम है, इकोनॉमी का ज्यादा है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखो रेप वाले आर्टिकल से ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। रेप क्यों होते हैं? सबसे पहला पॉइंट, पैट्रियार्की एंड जेंडर इनइक्वालिटी। क्या मतलब है इस चीज का? देखो आपने कभी नोटिस किया है, घर में पापा हमेशा डिसाइड करते हैं क्या खाना बनेगा, कहां पे जाना है, कहां पे नहीं जाना है, क्या खरीदना है। ये देखो पैट्रियार्की का ना एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब देखो ये सिर्फ घर में नहीं होता, सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है, जो मेल है ना, मैन अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझते हैं और ये सोच जो है ना वो रेप जैसे क्राइम्स को बढ़ावा देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना गलत आइडिया फैलता है कि औरतों को कंट्रोल किया जा सकता है। समझ गए? तो पैट्रियार्की और जेंडर इनइक्वालिटी से कैसे रेप होते हैं? क्योंकि इससे एक सोच बनती है कि औरतों को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कल्चरल नॉर्म्स एंड मिसोजिनी। मिसोजिनी का मतलब होता है औरतों से नफरत या फिर औरतों के अगेंस्ट प्रिजुडाइस। अब मुझे ना एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर्फ की जब ऐड आती है, तो उसमें हमेशा महिलाएं ही क्यों होती हैं? इससे क्या सोच नहीं बनती? क्या कपड़े धोना सिर्फ महिलाओं का काम है और ये पुरुषों का काम नहीं है? जब देखो एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, वो देखता है कि घर में हमेशा पापा की चलती है। अगर लड़का है तो उसे शुरुआत से ही प्रेरित किया जाता है कि मर्द बनना है तुम्हें। ये छोटी छोटी चीजें आप सुनते होंगे कि लड़कियों की तरह मत रहो, ओ गुड़िया से मत खेलो, ये लड़कियों के काम है, ऐसा बोला जाता है। तो यहीं से देखो डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है, लगना स्टार्ट हो जाता है लड़के को कि लड़कियां कमजोर होती हैं। फिर उसके बाद आप एंटरटेनमेंट के लिए जो सोर्स हैं जैसे मूवीज वगैरह हैं, इनमें गाने देखिए कैसे हैं। महिलाओं को ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखाया जाता है। मुन्नी बदनाम हुई, चिकनी चमेली। क्या कभी मुन्ना बदनाम हुआ है? नहीं, आप कभी नहीं देखोगे। इवन देखो विक्टिम ब्लेमिंग। निर्भया केस में जो अपराधी थे ना, उनका इंटरव्यू लिया बीबीसी ने। एक अपराधी ने यह बोला कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, वो डिसेंट लड़की नहीं थी, रात को घूम रही थी किसी दोस्त के साथ में। इवन कई बार
आपने ऐसी चीज़ें भी सुनी होंगी कि विक्टिम्स को ब्लेम किया जाता है कि छोटे कपड़े आपने क्यों पहन रखे। ऐसे माहौल में देखो कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसी सोच डेवलप कर लेते हैं कि औरतें तो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। ये सोच देखो खतरनाक है और कहीं ना कहीं रेप में कंट्रीब्यूट करती है। आप ये बोलोगे सर सिर्फ इस फैक्टर से रेप हो जाते हैं। देखो रेप ना बहुत सारे फैक्टर्स का रिजल्ट है, कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता जिसकी वजह से रेप होता है। बहुत सारे फैक्टर्स समाज में मौजूद हैं और उनका रिजल्ट है रेप। अब जैसे एक और देखिए, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। स्कूल्स में आजकल देखो थोड़ी अवेयरनेस आई है, गुड टच बैड टच ये सारी चीज़ें सिखाई जाने लगी हैं, बट कंसेंट के बारे में अभी भी नहीं सिखाया जाता स्कूल्स में। और घरों में देखो हम बच्चियों को समझाते हैं कि आप बच के रहो, समाज बहुत खराब है, लेकिन उतने लेवल पे कई बार लड़कों को नहीं सिखाया जाता कि रिस्पेक्ट करना सीखो, हमेशा रिस्पेक्ट करो। उतना स्ट्रिक्टली लड़कों को नहीं सिखाया जाता जितना कि लड़कियों को बचने की सलाह दी जाती है। शुरुआत में ही अगर घरों में, स्कूलों में कंसेंट का कंसेप्ट अच्छे से समझाया जाए तो फिर देखो इसका ठीक रिजल्ट सामने आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है वीक लीगल सिस्टम एंड इम्प्यूनिटी। अब देखो कई बार आपको भी पता है रेप के जो केसेस हैं वो सालों साल तक चलते रहते हैं, बीच में समझौता हो जाता है, तो जो लोग हैं ना उनके बीच में डर नहीं होता। जैसे कुछ लोग वकालत करते हैं कि तुरंत की तुरंत फांसी दी जाए, तुरंत की तुरंत गोली मार दी जाए। आपने एक मूवी देखना, जन गण मन, मलयालम मूवी है, समय मिले तो देखना। तो पॉइंट ये है लीगल सिस्टम हमारे देश में वीक है, कानून सख्त है लेकिन इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से डर नहीं है जितना डर होना चाहिए। हाँ ये बात सही है, फेक रेप केसेस भी एक चुनौती है। कहते हैं ना एक महिला ही महिला के काज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। फेक रेप केसेस के कारण लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। इसके बाद देखो दो और पॉइंट्स है वो भी जल्दी जल्दी बता देता हूं। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जहां पे देखो गरीबी काफी ज्यादा होती है, अमीर गरीब के बीच में खाई ज्यादा होती है, लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी रेप के जो केसेस हैं वो ज़्यादा सामने आ सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज बिल्कुल है नहीं और पता ही नहीं सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ना कई बार लोगों को लगने लगता है, जो गरीब लोग हैं, कि वायलेंस एक हथियार है पावर हासिल करने का, वेल्थ हासिल करने का। अपराध ज़्यादा होने लगते हैं और वायलेंस के बाद बात सेक्सुअल वायलेंस तक भी आ जाती है। मतलब समझ गए। हालांकि ये बहुत ना एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है। अलग अलग रिसर्च पेपर्स ना अलग अलग बात बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि गरीब लोगों में रेप के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और कुछ लोग ये बोलते हैं केसेस देखो अमीर लोगों में भी नहीं होते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते, वो बात दबा देते हैं। तो अलग अलग जर्नल्स अलग अलग ये बात बोलते हैं, लेकिन फिर भी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स का एक पॉइंट है। नेक्स्ट है मीडिया रिप्रेजेंटेशन। मीडिया रिप्रेजेंटेशन, मीडिया देखो रेप के केसेस को कैसे सेंसेशनलाइज करके दिखाता है। कभी आपने देखा मीडिया ढंग से अवेयरनेस फैलाने का काम करे या एजुकेट करने का काम करे? नहीं, रेयरली आप ऐसा देखोगे। ऐसे प्रोग्राम्स मीडिया नहीं चलाता। इन इश्यूज पे डिबेट, आपको हेल्दी डिबेट नहीं देखने को मिलेगी। डिबेट होती है, अगर रेप हुआ भी है ना तो डिबेट पता कैसे होगी, एक जैसे बीजेपी का प्रवक्ता बिठा दिया, कांग्रेस का बिठा दिया, दूसरी पार्टीज का बिठा दिया, वो आपस में लड़ेंगे, आपके राज्य में रेप ज्यादा हुए, आपके राज्य में कम हुए। लेकिन एजुकेशन के प्रोग्राम जो चलने चाहिए वो मीडिया नहीं दिखाता। और देखो पॉइंट्स और बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं। एक बार यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके अभी डेथ हो चुकी है, मुलायम सिंह यादव, उन्होंने एक बार बात बोली थी रेप के बाद में कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। उन्होंने ऐसी बात बोली थी। बात देखो किसी इंडिविजुअल की नहीं है, समाज की है। समाज में कई बार रेप जैसी घटनाओं को छोटा करके आंका जाता है। ये तो कोलकाता वाला केस तो सामने आ गया जब डॉक्टर्स ने विरोध किया, अदरवाइज ये भी छुप जाता। कोलकाता केस के बाद तो मुजफ्फरनगर में भी ऐसा केस सामने आया, और उत्तराखंड यूपी बॉर्डर पे भी ऐसा ही केस सामने आया। मतलब देश में हर 20 मिनट में एक रेप का केस सामने आता है, और हर एक महिला की अपनी
स्टोरी है, उसके पीछे एक दर्दनाक स्टोरी होती है, बात नंबर्स की नहीं होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बिजनेस स्टैंडर्ड का बैम्बू से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैम्बू यानी बांस, इसे देखो गरीब आदमी का टिम्बर यानी गरीब आदमी की लकड़ी भी कहा जाता है। लेकिन अब देखो ये किसानों के लिए ना बहुत फायदेमंद फसल बन गई है, इसलिए आजकल इसे एक नया नाम दिया गया है, ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड, ये ऐसे ऐसे कीवर्ड्स लिखने में काफ़ी सही रहते हैं। मतलब देखो आजकल ना बैम्बू की जो खेती है ना नए तरीके से की जा रही है। नए तरीके से मतलब जैसे अच्छी क्वालिटी के पौधे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो टिश्यू कल्चर की सहायता से डेवलप किए गए हैं। 1 एकड़ में ज़्यादा बैम्बू के पौधे उगाए जाते हैं। ड्रिप इरिगेशन, ये नई नई जो टेक्निक्स है ना उनकी सहायता से बैम्बू को उगाया जाता है। और इस तरह से उगाया गया बैम्बू गन्ने और कपास मतलब शुगर केन और कॉटन जैसी महंगी फसलों से भी ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। सरकार ने ना बैम्बू की ये जो खास बात है ना वो पहचान ली और सरकार भी समझ गई है कि बैम्बू से ना किसानों की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। इसलिए सरकार ने मिशंस भी लॉन्च किए हैं, जैसे रिवैम्प्ड नेशनल बैम्बू मिशन और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इन स्कीम्स की सहायता से सरकार जो है देश के अलग अलग इलाकों में बैम्बू की जो फार्मिंग है उसे प्रमोट कर रही है। इसके बाद राइटर बोलते हैं बैम्बू को प्रमोट करने के लिए ना सरकार कुछ खास कदम उठा रही है। जैसे सबसे पहले अल्टरनेटिव टू वुड इन वेरियस सेक्टर्स। मैं आपको मध्य प्रदेश का एग्जांपल देता हूँ। आप में से बहुत से लोग मध्य प्रदेश के होंगे, तो वहाँ पे ना मध्य प्रदेश की सरकार ना बैम्बू से बने फर्नीचर्स को ज़्यादा प्रमोट करती है। मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस में लकड़ी से जो फर्नीचर बने हैं ना उनके बजाय बैम्बू से बने फर्नीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा असम में बैम्बू से बने घरेलू सामान जैसे टूथब्रश हो गया, कंघी होगी, या फिर किचन में जो इस्तेमाल होते हैं बर्तन वगैरह, वो देखो लकड़ी से बने ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे हैं आजकल। इसके अलावा सेकंड चीज़ है सरकार ना बैम्बू के लिए ना वैल्यू चेन बिल्ड कर रही है। एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाओगे। जैसे ना त्रिपुरा में ना कोई स्मॉल स्केल एंटरप्राइज है, वो क्या करती है, वो ना अगरबत्ती के लिए ना बैम्बू से स्टिक बनाती है छोटी छोटी, और बाद में उन स्टिक्स को बेच देती है किसी बड़ी अगरबत्ती बनाने वाली कंपनी को। तो ये क्या है, ये वैल्यू चेन है। तो सरकार ऐसी ऐसी वैल्यू चेन बिल्ड कर रही है। आप बोलोगे सरकार का क्या रोल है इसमें? सरकार का रोल ये है, सरकार उस स्मॉल स्केल एंटरप्राइज को जो अगरबत्ती के लिए स्टिक्स बना रही है उसे सब्सिडी दे रही है सरकार कि तुम ये करो, हम आपको सब्सिडी देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी फर्म्स जो बैम्बू से बने इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं ना, बाद में बड़ी कंपनीज को बेच देते हैं, ऐसी ऐसी कंपनीज को सरकार प्रमोट कर रही है। तो पॉइंट है वैल्यू चेन बिल्ड करना। दूसरा है डोमेस्टिक मार्केटिंग। सरकार बैम्बू से बने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में मदद करती है, चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग हो या फिर आप देखोगे दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन है ना वहाँ पे बैम्बू से बने हैंडीक्राफ्ट की दुकानें आपको दिखेंगी, जहाँ पे जो लोकल कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, वो अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये है, देखो इंडिया की कंपनीज बैम्बू से जो बने प्रोडक्ट्स हैं ना उनको आसानी से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सकें, दूसरे देशों की मार्केट्स तक इंडिया की कंपनीज पहुंच के बैम्बू वाली, उसके लिए सरकार उनकी मदद करती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। एक कीवर्ड एक पॉइंट को शो करता है, तो आप आंसर राइटिंग में इनको यूज करिएगा। फिर देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है नीति आयोग ने ये प्रोजेक्ट किया है कि 2025 आते आते जो ग्लोबल बैम्बू मार्केट है ना 98.3 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। अभी देखो इंडिया ना बैम्बू प्रोड्यूस करने के मामले में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे तो चाइना है और दूसरे नंबर पे इंडिया है। और बैम्बू की ऑलमोस्ट 136 नेटिव स्पीसीज मतलब यहीं की जो मूल प्रजातियां हैं वो उगाई जाती हैं, और एनुअली हम 3.23 मिलियन टन बैम्बू प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं सरकार ने देखो 2017 में ना एक अच्छा काम किया। 2017 में सरकार ने ना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में बदलाव करके बैम्बू को ना एक घास डिक्लेयर कर दिया। पहले ना 2017 से पहले जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आया था ना, तो बैम्बू को ना एक पेड़ माना जाता था।
लेकिन 2017 में सरकार ने इसे अमेंड किया फॉरेस्ट एक्ट को, और बैम्बू को ना एक घास डिक्लेयर कर दिया, ना कि पेड़। अब इसका फायदा क्या हुआ? फायदा देखो सीधा सीधा ये हुआ, जब तक बैम्बू पेड़ था ना तो बैम्बू को उगाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि पेड़ तो काट नहीं सकते। हमारे देश में पेड़ों को काटना एक अपराध है, तो इसलिए किसान बैम्बू उगा नहीं सकते थे। और इसके अलावा, काटने के अलावा यहाँ ले जाना इधर से उधर बेचने के लिए हर जगह रुकावटें ही रुकावटें थीं। लेकिन जब से सरकार ने ये अमेंडमेंट किया है तो किसानों के लिए बैम्बू उगाना आसान हो गया है। दरअसल देखो, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में ना, जो प्लांट्स की बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है, उसमें बैम्बू को वैसे ही घास के परिवार का हिस्सा माना गया है। घास के परिवार में और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे वीट, राइस, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब घास के परिवार में आता है, और बैम्बू भी इसी परिवार का हिस्सा है। सरकार ने सिर्फ 2017 में फॉरेस्ट एक्ट में बदलाव करके मान्यता दी कि बैम्बू एक ग्रास है, तो उसके बाद तो देखो अब किसान इसे आम फसल की तरह उगा रहे हैं, और किसी तरह के लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ना ही वन विभाग या किसी और सरकारी एजेंसी से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता है बैम्बू को उगाने के लिए। आज जो बैम्बू की खेती है ना, वो धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में फैल रही है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे अब बैम्बू की फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। और इसके अलावा देखो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और वेस्ट बंगाल, ये तो नेचुरल हैबिटेट है ही बैम्बू का। तो अभी टोटल हमारे देश में 15.70 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है, इतने एरिया में बैम्बू की खेती होती है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में टोटल बैम्बू की फसल का 50% प्रोड्यूस होता है। और अगर देखो मीडिया रिपोर्ट्स की माने, राइटर बोलते हैं, तो गुजरात में ना पिछले 2 सालों में बैम्बू फार्मर्स की संख्या ना डबल हो गई है। किसानों को समझ में आ रहा है बैम्बू की खेती करने में फ़ायदा है, तो पिछले 2 सालों में गुजरात में संख्या डबल हो गई है बैम्बू फार्मर्स की। महाराष्ट्र सरकार ने तो अनाउंस किया है कि देखो, हम बैम्बू खेती वाला जो एरिया है ना, इसे 10,000 हेक्टेयर इंक्रीज करेंगे। हम बैम्बू फार्मर्स को इंसेंटिव देंगे पर हेक्टेयर 7 लाख का। क्वेश्चन उठता है कि महाराष्ट्र की सरकार ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि देखो, अब आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग कम करनी है, तो एमिशन कम करना है। तो बैम्बू की जो फसल है ना, बाकी किसी वेजिटेशन के अपेक्षा करना ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है बैम्बू की फसल। यहाँ पर देखो नीचे, जैसे बाकी वेजिटेशन के अपेक्षा कर 35% ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है बैम्बू की फसल के द्वारा। और देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, बैम्बू की जो फसल है ना, बैम्बू का जो प्लांट है, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। मतलब एक दिन के अंदर अंदर 30 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बीच में ये प्लांट ग्रो हो जाता है। मतलब एक दिन पहले आप देख के सिर्फ 1 फीट का, अगले दिन आके देखा, अरे 3 फीट का हो गया है। तो इतना जल्दी बैम्बू का प्लांट बड़ा हो जाता है। तो ना, ये बहुत जगह यूज होता है, डाइवर्स यूजेस हैं इसके बैम्बू के प्लांट के। फूड के लिए यूज होता है, फ्यूल के लिए यूज होता है। जैसे देखो, फ्रेश बैम्बू शूट्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में ना एज ए वेजिटेबल कंज्यूम किए जाते हैं, या फिर दूसरी जो लोकल डिशेज है ना, उनमें भी एज ए इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं। जो देखो बैम्बू बेस्ड फूड्स है ना, मतलब बैम्बू का कोई पार्ट जिसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसे बोलेंगे बैम्बू बेस्ड फूड। इनको ना हेल्दी माना जाता है, क्योंकि ये फाइबर में काफ़ी रिच होते हैं और कैलोरीज काफ़ी कम होती हैं। इसके बाद राइटर कुछ और भी यूजेस बताते हैं। जैसे देखो, बैम्बू का टेस्ट काफ़ी यूनिक होता है। बैम्बू के जो रूट्स हैं उनको ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट में। बैम्बू को कन्वर्ट किया जा सकता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बायोफ्यूल्स जैसे इथेनॉल में, इन सब में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बैम्बू का इस्तेमाल होता है एज ए अल्टरनेटिव ऑफ वुड। और स्केफोल्डिंग्स में, स्केफोल्डिंग्स जैसे घर बनता है ना, तो आपने देखा होगा बैम्बू का इस्तेमाल होता है सपोर्ट देने के लिए, तो इसे बोलते हैं स्केफोल्डिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, फर्नीचर्स बनाने में, जैसे टेबल्स, चेयर्स, बेड्स, इन सब को बनाने में बैम्बू का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बैम्बू हल्का होता है और लंबे समय तक चलता है। लुक भी काफ़ी नेचुरल निकल के आती है। लास्ट में देखो, राइटर ये भी बताते हैं कि बैम्बू को कैसे उगाया जाता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताता हूँ।
देखो बारिश का जो मौसम है ना, वो बैम्बू को उगाने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि ना इस समय बारिश के मौसम में मिट्टी में नमी होती है जो कि नए पौधे उगाने में बहुत मदद करती है। और बैम्बू लगाने का तरीका क्या है, यहां पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, कल्म्स। कल्म्स क्या होते हैं, बैम्बू के तने होते हैं, तना। किसान क्या कर सकते हैं, बैम्बू का जो तना है ना, उसको देखो 1-2 फुट लंबे लंबे टुकड़े काट दो और वो जमीन में उगा दो, तो बैम्बू का पौधा खड़ा हो जाएगा। जैसे देखो गुलाब की कलम हम लगाते हैं वैसे ही। इसके अलावा देखो राइजोम्स, राइजोम्स मतलब बैम्बू की जमीन के अंदर जो जड़ें होती है ना, उन्हें बोलते हैं राइजोम्स। तो जड़ों से भी बैम्बू उगाया जा सकता है। जड़ों के आप टुकड़े काट दो और उन टुकड़ों का इस्तेमाल कर दो नए पौधे उगाने के लिए। देखो बैम्बू के तने का या फिर जड़ों का इस्तेमाल करना नए पौधे उगाने के लिए वो ज़्यादा सही है, क्योंकि ना बीजों से पौधा उगाना वो देखो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और ये तरीका ज़्यादा भरोसेमंद है। इस तरीके से जो बैम्बू उगाया जाता है ना, वो मूल पौधे की तरह होता है। जिस पौधे के तने से टुकड़ा काटा है या फिर जड़ का टुकड़ा काटा है, उसकी तरह ही फिर ये बैम्बू का पौधा बड़ा होगा। तो बड़े पैमाने पर एक जैसे पौधे उगाए जा सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल भी रिलेटिवली ज़्यादा आसान है और पौधे जल्दी बड़े होते हैं, तो ये व्यापार के लिए भी ज़्यादा बढ़िया है। वैसे देखो बैम्बू की पूरी तरह से फसल तैयार होने में, मतलब बैम्बू का पौधा बड़े होने में ना 5 साल का समय लग जाता है। लेकिन किसान ना इन 5 सालों में भी खाली नहीं रहते। वे देखो शुरुआती 2-3 सालों में बैम्बू के पौधे के बीज की जगह में हल्दी, मिर्च या अदरक जैसी दूसरी जो फसलें हैं ना, वो उगा लेते हैं। इस तरह से उन्हें शुरू से ही कुछ आमदनी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और आम तौर पर 1 हेक्टेयर जमीन से हर साल 30 से लेके 35 टन, नीचे देखिए, 30 से लेके 35 टन बैम्बू मिलता है। लेकिन अगर किसान अच्छे तरीके से खेती करें तो इसे और भी ज़्यादा, इस प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है। और वो अच्छा तरीका क्या, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, जैसे अच्छी किस्म के पौधे इस्तेमाल करना, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटीज़ के जो पौधे हैं वो इस्तेमाल करना, सही समय पे खाद पानी देना और थोड़ा साइंटिफिक ढंग से खेती करना, ये सब चीज़ें। और देखो ऐसी ही ना एक हाई यील्डिंग वैरायटी है बैम्बू की, बीमा बैम्बू। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बायोटेक्नोलॉजी से इवोल्व हुई है ये वैरायटी बीमा बैम्बू। लास्ट में राइटर बोल देते हैं, अगर बात करें, देखो एक बैम्बू के पौधे का जो नॉर्मल प्राइस है ना, वो 100 रुपये है। तो ना 1 हेक्टेयर में पौधे उगा के जो किसान है ना, एनुअल प्रॉफिट कमा सकते हैं 75,000 से 80,000 रुपये तक का। कई सारी दूसरी फसलें इतना रिटर्न किसानों को नहीं देती हैं। तो देखो इस प्रकार से आर्टिकल में ना राइटर ने बैम्बू की ज़बरदस्त तारीफ कर दी है। इवन मेरा भी मन कर रहा है कि बैम्बू की खेती करना मैं स्टार्ट कर दूं। और यूपीएससी भी देखो क्वेश्चन पूछ सकती है बैम्बू पे, पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था बैम्बू से रिलेटेड, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन को ना आपको नॉलेज की एप्लीकेशन से सोल्व करना पड़ेगा। आप ना यूपीएससी की तैयारी करते वक्त बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, सीखोगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी जो आपने पढ़ा है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे। आपने जो सीखा है उसको इस्तेमाल करके आपको थोड़ी कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, फिर क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो आप इस क्वेश्चन में ना थोड़ी कॉमन सेंस अगर लगाओगे ना, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, आप आसानी से सोल्व कर दोगे। आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को सोल्व करके क्या आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारे राष्ट्रीय ध्वज और खादी के बारे में है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारा जो तिरंगा है सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। इसी तिरंगे के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा है, खादी का इतिहास। कैसे, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूं। देखो खादी एक ऐसा कपड़ा है जिसे ना हाथ से काटा जाता है, हाथ से बुना जाता है। जैसे महात्मा गांधी चरखे की सहायता से खादी तैयार किया करते थे। एक्चुअली देखो हुआ क्या, जब अंग्रेज भारत पर रूल कर रहे थे ना, तो उस समय इंडिया उनके लिए एक बहुत बड़ी मार्केट था। ब्रिटेन में मशीनों की सहायता से रेडीमेड कपड़े बनते
और उनको इंडिया में आके बेचा जाता। पूरा कपड़े का व्यापार उनके हाथ में था। लेकिन गांधी जी ने बोला कि हम आपके द्वारा तैयार किए हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, हम अपना कपड़ा खुद बनाएंगे। तो इसी प्रकार से खादी का जन्म हुआ। लेकिन इसके बाद राइटर एक चौंकाने वाली बात बोलते हैं। 2022 में ना सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में बदलाव कर दिया। बदलाव यह था, सरकार ने अब पॉलिस्टर से बने झंडे को भी मंजूरी दे दी कि झंडा, हमारा तिरंगा अब पॉलिस्टर से भी बनाया जा सकता है। अब देखो, आप सोचोगे इसमें क्या गलत है, पॉलिस्टर तो सस्ता होता है। लेकिन दोस्तों, बात यहां पे सिर्फ सस्ते महंगे की नहीं है। बात यह है कि पॉलिस्टर आ कहां से रहा है। पॉलिस्टर को हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो राइटर का कहना है, एक तरफ देखो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, चाइना के साथ हमारी टेंशन्स हैं बॉर्डर पे, और दूसरी तरफ हमारा तिरंगा जो हमारे देश की आत्मा की शान है, जिसके पीछे एक इतिहास छुपा है, वो उस मटेरियल से बना हो जब हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहां तक उचित है। इसके बाद राइटर का देखो ये कहना है, बात सिर्फ खादी की नहीं है, बात हजारों बुनकर भाइयों और बहनों की भी है, उनकी रोजी रोटी की है। हम ना खादी को साइडलाइन कर रहे हैं, क्योंकि देखो खादी से बना तिरंगा और पॉलिस्टर से बना तिरंगा दोनों पे सेम जीएसटी, सेम टैक्स। तो पॉलिस्टर से बना तिरंगा सस्ता होगा, तो वही तिरंगा लोग परचेज करेंगे। लेकिन वो हजारों जो कारीगर हैं, जो खादी तैयार करते हैं, खादी से बने कपड़े तैयार करते हैं, उनकी रोजी रोटी का क्या। जब देखो ये हुआ था ना, 2022 में सरकार ने ये अनुमति दी थी कि पॉलिस्टर से बना तिरंगा भी यूज किया जा सकता है। तो उस समय कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ, जो कर्नाटक के हुबली डिस्ट्रिक्ट में है, यहां पर ना वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी। ये एकमात्र यूनिट है जो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा सर्टिफाइड है और नेशनल फ्लैग को मैन्युफैक्चर करती है। तो यहां पे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, लेकिन किसी ने सुनी नहीं, फिर इन्होंने स्ट्राइक खत्म कर दी। और बात देखो सिर्फ खादी की नहीं है, हैंडलूम की भी। आप बोलोगे सर खादी और हैंडलूम में डिफरेंस क्या होता है। देखो, खादी और हैंडलूम में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है, खादी में तो कपड़ा काटा और बुना दोनों हाथ से जाता है, लेकिन हैंडलूम में ना शुरुआत में कपड़ा काटा जाता है मशीन के द्वारा, बाद में बुना जाता है हाथ के द्वारा। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो हैंडलूम में शुरुआती स्टेज पे थोड़ा सा मशीन का इस्तेमाल हो जाता है, खादी में तो सब कुछ हाथ से ही होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने घर में गेहूं से आटा पीसा, मतलब चक्की आपके घर में खुद में, तो चक्की से आपने चक्की में गेहूं डाल दिया और आटा पीसा, फिर उस आटे को गूंद के रोटी बनाई, ये तो हुआ खादी। लेकिन दूसरी तरफ आप जो व्हीट मिल है ना, गेहूं की मिल है, वहां से आटा ले आए, खुद चक्की से नहीं पीसा, उसके बाद आपने उस आटे को गूंदा और रोटी बनाई, ये है हैंडलूम। बस इतना डिफरेंस है। तो राइटर का यह कहना है, बात यहां पर सिर्फ देखो खादी से बने तिरंगे की नहीं है, बल्कि पूरी हैंडलूम इंडस्ट्री की है। पूरी हैंडलूम इंडस्ट्री को बचाना होगा, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री नहीं है, ये हमारी विरासत है। आप देखिए, देखो हर एक स्टेट में ना एक यूनिक हैंडलूम है, जैसे बनारसी साड़ी, चंदेरी, पोचमपल्ली, मुगा सिल्क, ये सब देखो हमारे देश की पहचान है। और अगर ये सब खत्म हो जाएंगे तो समझो हमारे कल्चर पे चोट है, हमारी विरासत पे चोट है। राइटर का आरोप यह है, 2014 के बाद से ही सरकार जो है वो बड़े कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जहाँ पे देखो हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैं, उनको सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है। डीमोनेटाइजेशन आया 2016 में, फिर GST आया, अनप्लान ढंग से कोविड-19 का लॉकडाउन लग गया। तो इन सब चीज़ों ने ना हैंडलूम इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलती है कि GST जो है वो एक बर्डन है हैंडलूम वर्कर के लिए, क्योंकि एक तरफ देखो हैंडलूम वर्कर जो कपड़ा बनाता है, हैंडीक्राफ्ट होता है, उस पर ओवरऑल GST लगता है, ऊपर से रॉ मटेरियल जो है जैसे डाई है, केमिकल है, यार्न है, इन सब पे भी GST लगता है। इस वजह से
हैंडलूम से जो कपड़ा बनता है ना, काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो वर्कर्स की डिमांड कंसिस्टेंटली ये है कि हैंडलूम्स को आप एग्जम्प्ट कर दो जीएसटी से, क्योंकि ऑलरेडी देखो खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ गए हैं, कॉटन फाइबर के दाम बढ़ गए हैं। तो इस वजह से जीएसटी को एग्जम्प्ट अगर किया जाएगा, जीएसटी एग्जम्पशन दी जाएगी, तो ज़्यादा बिकेंगे फिर हैंडलूम्स। सरकार ने ना पिछले इंडिपेंडेंस डे के मौके पे एक स्कीम लॉन्च की थी, पीएम विश्वकर्मा। शिल्पकारों के लिए ये स्कीम थी, उनको प्रमोट करने के लिए। तो 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स की पहचान की गई इस पीएम विश्वकर्मा स्कीम में। जैसे देखो लोहार है, सुनार है, नाई है, ऐसे 18 ट्रेड्स की पहचान की गई थी। लेकिन राइटर का कहना है इसमें हैंडलूम वर्कर्स को छोड़ दिया गया। ये देखो, हैंडलूम स्पिनर्स एंड वीवर्स को छोड़ दिया गया इस स्कीम के अंतर्गत। सरकार ने ना एक रूल बना रखा है कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में खादी का यूज होगा, बट आजकल देखो इसे भी इग्नोर किया जाता है। सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी खादी को प्रोक्योर कम किया जाने लगा है, और सरकार इस चीज़ में भी विफल हुई है कि ना ग्लोबल ऑडियंस बनाई जा सके खादी की। मतलब दूसरे देशों में खादी को प्रमोट करने में सरकार विफल साबित हुई है। तो ये सारे पॉइंट्स राइटर के द्वारा दिए जाते हैं, और सजेशंस में वो यही बोलती हैं कि जीएसटी हटाया जाए, एक्सपोर्ट को अच्छे से प्रमोट किया जाए। इसके अलावा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की 2022 की जो अमेंडमेंट है उसे वापस लिया जाए, तिरंगा सिर्फ खादी से बना होना चाहिए। तो ये सारे सजेशंस हैं, चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिंग इंडियाज कैपिटल इन बांग्लादेश। मतलब आईआर से ज़्यादा ये इकोनॉमी का आर्टिकल है। अभी कंटेक्स्ट आपको पता है, शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और एकदम से अपना देश छोड़ के भारत आना पड़ा। तो बांग्लादेश में अभी इंस्टेबिलिटी है। जब देखो किसी भी देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है ना, तो उसका असर सीधा सीधा उस देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है, और ना सिर्फ उस देश की बल्कि दूसरे देशों की इकोनॉमी पर भी पड़ता है जिन्होंने उस देश में इन्वेस्ट किया हुआ है। ऐसा क्यों? अब देखो सीधी सी बात है, अभी बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पता नहीं कौन सत्ता में आएगा। अभी तो इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई है, फोकस अभी वहां पे स्टेबिलिटी लाने पे है, लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान इकोनॉमी पर नहीं होता। दूसरी चीज देखो, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है ना, तो इन्वेस्टर्स ऐसी सिचुएशन में पैसा नहीं लगाते, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, और ऑलरेडी जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है वो भी डर जाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इंडिया के साथ भी ऐसा ही केस है। अभी ना इंडिया की बहुत सारी कंपनीज ने ना बांग्लादेश में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे अदानी की कंपनी है विल्मर, इसके अलावा टीसीएस, इन्फोसिस, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, FMCG। इसमें जैसे रोज़मर्रा के सामान होते हैं, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, ये सब। तो ऐसी कंपनीज ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। ऑटोमोबाइल्स हैं, फार्मास्यूटिकल हैं। तो ना अब इनकी इन्वेस्टमेंट खतरे में है, क्योंकि देखो डर ये है कि अगली जो गवर्नमेंट है हो सकता है वो इंडिया फ्रेंडली ना हो। जैसे बीएनपी की सरकार आ गई, मान लीजिए बांग्लादेशी नेशनल पार्टी की, वो इंडिया फ्रेंडली नहीं है। डर है कि वो ऐसे कानून बना देगी या फिर ऐसे रेगुलेशन ले आएगी जो इंडिया की कंपनीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब देखो दिक्कत है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर देखो आपकी कंपनी ने बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया होता तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करते? सोचो जरा। देखो यहां पे ना लीगल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। लीगल प्रोटेक्शन बिना अब 3 तरह का। पहला, होस्ट कंट्री में कोई कानून हो इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश ने कानून बनाया हुआ है, उस कानून में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के प्रोविजंस हैं। दूसरा, जिस देश की इन्वेस्टमेंट है होस्ट कंट्री में, दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो। तीसरा, इंटरनेशनल लॉ। अब जाहिर तौर पे देखो इनमें ना सबसे मजबूत जो है वो इंटरनेशनल लॉ ही है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज को कोई भी देश यूनिलेटरली अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। समझे? अब देखो इंटरनेशनल लॉ में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, जिसे BIT भी बोलते हैं। ये क्या होता है?
सिंपल लैंग्वेज में देखो, दो देशों के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसमें यह डिसाइड होता है कि एक देश के इन्वेस्टर्स दूसरे देश में इन्वेस्ट अगर करेंगे तो उन्हें क्या राइट्स मिलेंगे। राइट्स जैसे कि देखो, उन्हें अननेसेसरी तंग नहीं किया जाएगा। राइट्स जैसे कि अगर उनके बिजनेस पे कब्जा किया जाएगा तो प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा। ये सारी चीजें, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। वैसे देखो, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी एक BIT है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, जो 2009 में साइन हुआ था। बट देखो, एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि 2017 में ना दोनों देशों ने जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स अडॉप्ट किए। आप बोलोगे सर ये भारी भरकम वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या मतलब है। 2007 में हमने उनके साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की, ये तो आपको समझ में आ गया। 2009 में की थी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। फिर 2017 में क्या किया, JIN मतलब जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स। JIN क्या होता है, ये देखो BIT के टर्म्स को क्लैरिफाई करता है। जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स क्या करता है, BIT के टर्म्स एंड कंडीशंस को और बेहतर ढंग से क्लैरिफाई करता है। आप बोलोगे सर ये तो अच्छी बात है ना, क्लैरिटी तो बल्कि बढ़िया चीज है, दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है, देखो हमने जब जॉइंट इंटरप्रेटिव नोट्स साइन किए थे ना, तो हमने ना दो गलतियां कर दी। BIT को बल्कि कमजोर बना दिया। कमजोर कैसे बना दिया, एक तो टैक्सेशन प्रोविजंस को बाहर कर दिया BIT से। अब अननेसेसरी ज्यादा टैक्स लगा सकती है बांग्लादेश की सरकार भारतीय कंपनीज पे, और वो टैक्स रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। मतलब आपको जब से इन्वेस्टमेंट करी है तब से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रोविजन नई सरकार ला सकती है। फिर देखो एक और चीज हटा दी, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। इसको ना कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से लिंक कर दिया। अब जो चीज देखो इंटरनेशनल लॉ से लिंक हो जाता है ना, फिर उसको प्रूव करना रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब समझ गए, भारतीय कंपनीज को फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट मिलेगी बांग्लादेश में। इस चीज को इंटरनेशनल लॉ से लिंक कर दिया, और इंटरनेशनल लॉ से जो लिंक हो जाती है ना चीज, तो उसको साबित करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इंडिया ने ये सब किया क्यों, क्योंकि इंडिया ने देखो उस समय ये सोचा था कि हम तो ना डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे यहां पे तो इन्वेस्टमेंट आएगा दूसरे देशों से। लेकिन इंडिया ये चीज भूल गया कि भैया अब इंडिया से इन्वेस्टमेंट जा भी रहा है दूसरे देशों में। जैसे ना UNCTAD का ना डेटा है, UNCTAD, मैं यहां पे आपको दिखा भी देता हूं, एक सेकंड रुकिए। ये रहा UNCTAD का ना डेटा है। 2019 में ना इंडिया से $13.5 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो दूसरे देशों में गई। तो इंडिया सिर्फ कैपिटल इंपोर्ट करने वाला देश नहीं है, सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टमेंट आती नहीं है, इन्वेस्टमेंट जाती भी है। तो इंडिया को ना अब ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने में। दूसरे देशों के साथ इंडिया ढंग से BIT साइन करे, ताकि कल को वहां पे उथल पुथल हो जाए तो हमारी कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनकी इन्वेस्टमेंट खतरे में ना आए। यह चीज आने वाले समय में अब इंडिया को इंश्योर करने की आवश्यकता है। राइटर ये भी बोलते हैं बांग्लादेश तो सिर्फ देखो एक केस है, बाकी देशों में भी कई बार हमारे दूसरे नेबर्स में भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाती है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में टॉप 20 कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में से एक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अगर पॉइंट्स आपको रिकैप करवाऊं, याद करवाऊं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किस प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रभावित कर सकती है, हमने ये डिस्कस किया। लीगल फ्रेमवर्क होना जरूरी है इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। BIT एक इंपॉर्टेंट टूल है, और इंडिया को अपनी जो अप्रोच है वो बैलेंस करने की आवश्यकता है कैपिटल इंपोर्टर और कैपिटल एक्सपोर्टर के बीच में। लास्ट में क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, देख लीजिए, रेप से संबंधित 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स में आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।